आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथ्स और उसमें जो टॉपिक हम आज से शुरू कर रहे हैं उसका नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। देखिए, अभी तक जो टॉपिक हम कर चुके हैं उनमें अब आपके जो सिलेबस के आपका जो भी जितना भी सिलेबस है उसमें केवल 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें से एक ट्रायंगल है जो हम आज शुरू कर रहे हैं और इसके बाद एक सर्कल है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं आपके सिलेबस में, जितनी भी प्रमेय, उपप्रमेय और उन प्रमेयों पे आधारित सवाल हैं, थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन सारी चीजों को हम करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। और उसके बाद सर्कल भी बिल्कुल इसी तरीके का है, वृत्त से संबंधित प्रमेय है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हमें करने हैं। इन दोनों चैप्टर्स को करने के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस आपके अपने इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा, जो आप जब चाहें, जितना चाहें, जितनी बार चाहें उसको आप पढ़ सकते हैं। अभी जो लास्ट चैप्टर हमने खत्म किया है, इसके पहले जो कंप्लीट किया है, उसका नाम था रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो आज से हम लोग इस नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चंस थ्योरम्स पे जाने से पहले एक बात आप जान लीजिए, अभी तक आपने जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है, ठीक है, आप इस 10th क्लास में जितनी भी मैथ्स आपने पढ़ी है, मैथमेटिक्स का कोई भी आप चैप्टर पढ़े, आपको जागरूकता की जरूरत रहती ही है। मतलब आपको अवेयर रहना पड़ता है हर टाइम कि कौन सी कॉन्सेप्ट किस तरीके से चल रही है, सवालों का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पर सोचा जाता है। लेकिन फिर भी ये मैं आपको बता दूं कि पूरी मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा सजगता की जहां पे जरूरत होती है, सबसे ज्यादा अटेंशन की जिन चैप्टर्स को जरूरत होती है, उनमें से एक है ट्रायंगल, एक है त्रिभुज। क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट्स, कोई नंबर्स, इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशंस नहीं होंगी आपके पास। आपको जनरली ट्रायंगल, सर्कल जो भी आप पढ़ेंगे उनके विषय में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को प्रूव करना होगा। ठीक है, वो जो आगे चल के सूत्रों के रूप में आप क्वेश्चंस में यूज करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस या थ्योरम्स कह लीजिए उसी टाइप के होंगे। तो उसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट केवल दिया होता है, बाकी उसमें और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती जिसको आप किसी फॉर्मूले में रख के आप जवाब या सॉल्यूशन पा जाएं। ठीक है, उसमें एक इंफॉर्मेशन ऐसे ही ये स्टेटमेंट टाइप का दिया होता है, उसी स्टेटमेंट से सारे निष्कर्ष पे आपको पहुंचना होता है। मैक्सिमम चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं इसमें, ज्योमेट्री में। ठीक है, तो इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर इसीलिए दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन के साथ इन चीजों को पढ़िएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा। और इम्पॉर्टेंट भी, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं कि ये चीज मुझे कम समझ आ रही या समझ नहीं आ रही या टफ लग रही है तो मैं इसको छोड़ दूं। स्किप नहीं कर सकते हैं आप इसको, किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते हैं, किसी भी क्लास के लिए स्किप नहीं कर सकते हैं। ना तो आप अपनी इस प्रेजेंट में जिस क्लास में आप 10th में है उसके लिए भी स्किप नहीं कर सकते हैं, आगे की जितनी मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्योंकि अगर ज्योमेट्री ठीक से नहीं पता होगी तो आगे चल के दूसरे सब्जेक्ट्स में भी दिक्कत होने लगेगी। फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें भी इसका यूज कहीं ना कहीं आ सकता है। ठीक है, जहां पर डायग्राम या इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको चीजें यहाँ वाली यूज करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कह लीजिए, जो भी आप समझें वो आप मान लीजिए, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये चैप्टर और काफी बड़ा चैप्टर होने वाला है, ये काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस इसमें होंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम क्लासेस हैं 15-18 एक क्लास में रही, लेकिन इसमें कितनी क्लासेस होंगी ये अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लासेस में होने वाली हैं। क्योंकि अब इसमें कुछ मैं छोड़ नहीं सकता हूं आपके लिए। छोड़ा मैंने किसी चैप्टर में आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में ऐसा रहा है, जैसे स्लाइड्स पे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दिए कि ये आप अपने आप कर लेंगे, आप अपने आप कर लेंगे। इसमें पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें मुझे ही बतानी है आपको। तो इसलिए आप से रिक्वेस्ट, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैप्टर की एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है। हो सके तो इस चैप्टर की क्लासेस को रिपीट कर आप देखिएगा, क्योंकि चीजें यहाँ पर याद करने जैसी, पैटर्न को फॉलो करने जैसी नहीं है। यहाँ पे हर सवाल में, हर थ्योरम में आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि अब इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जाएं, इस चैप्टर में जितनी भी क्लासेस कराई जाएं, जितनी भी चीजें समझाई जाएं, उनको आप बार बार देखिएगा, क्लासेस में रिपीट करके देखिएगा और खुद
क्लास देखने के साथ खुद एक रफ कॉपी रखिएगा और उस रफ कॉपी पे थ्योरम्स को बार बार प्रूव करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप यहाँ से डेरिवेशंस को नोट कर लें उसके बाद उनको पढ़ पढ़ के रिवाइज करें, ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ क्लास को देखिए, क्लास अगर कभी किसी कंसेप्ट में कोई डाउट रह जाता है तो क्लास को दोबारा देखिए, रिपीट करके देखिए, और जब आपको अपने आप समझ में आ जाए फिर आप उसको कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करिए, थ्योरम को बार बार प्रूव करिए, कहाँ पर थ्योरम आप प्रूव करने में चूक जा रहे हैं, कहाँ पे फंस जा रहे हैं, फिर उसको आप देखिए, देख के रिवाइज करिए। ये तरीका है इनको तैयार करने का। ये इस बात का मैं दावा आपसे करता हूं कि ज्योमेट्री में जितना मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर उतना आमतौर पर कोई बताता नहीं है। ऐसा मतलब ये ऐसा कोई क्लेम नहीं कोई बताता, इसलिए नहीं कि नॉलेज की किसी को कमी है, ना बताने का बस एक ही रीजन होता है कि थ्योरम्स में कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आमतौर पे इतना टाइम कोई देना नहीं चाहता, इसलिए आपको क्या कहता है कि जैसे 10 थ्योरम्स हैं तो उसमें से 2 से 3 से 4 मेन जो थ्योरम्स हैं वो आपको बता दी जाएंगी, बाकी छोड़ दी जाती है, कहा था आप अपने आप कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि थ्योरम्स इतनी इजी नहीं होती हैं कि आपको पहली बार में अपने आप समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर, और ये इस उम्मीद के साथ करवाऊंगा कि मैं करवा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें, मतलब एक बार कॉपी पे नोट करके फिर रख लें। मैं सारी की सारी चीजें यहाँ करवा दूंगा आपको, लेकिन उनको बाद में आप प्रैक्टिस करिएगा ताकि ज्योमेट्री में आप लोगों से 4 कदम आगे हो जाए। और ज्योमेट्री ऐसी चीज है कि अगर एक बार आपको समझ में आ गई, अगर आपके दिमाग में एक बार पैटर्न चला गया कि कैसे सोचते हैं हम थ्योरम्स पे, तो आप यकीन मानिए कि इससे ज्यादा मजेदार, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर नहीं लगेगा। अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगे तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपका उत्साह बढ़ जाएगा उसको लगाने का। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। ये पहली क्लास थी, थोड़ी सी बातचीत करना जरूरी था क्योंकि बिल्कुल अलग टाइप की मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं अब आप। जितना जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा है उससे भी अलग। ठीक है, पहले जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी थी फॉर्मूला बेस्ड, ये सारी चीजें थी, फिर उसका रियल नंबर आपने पढ़ा, उसमें आप आए फॉर्मूले से अलग, और अब इसमें जब आ रहे हैं तो रियल नंबर वगैरह जो क्वेश्चन थे उनसे भी थोड़ा सा अलग पैटर्न रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहली क्लास है और अभी इसमें बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं, तो कोशिश करेंगे हम लोग जितनी भी क्लासेस हैं हम लोग कोशिश करेंगे क्लासेस आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन कहीं पर आप ये इस बात पर भरोसा रखिए कि कहीं पर कंटेंट में कोई कंजूसी नहीं की जाएगी कि जल्दी खत्म करने के चक्कर में आपके कंटेंट के साथ समझौता कर दिया जाए कि जहां पर 10 क्लासेस होनी चाहिए थी वहां पे हमने 8 ही लेनी है। अगर 10 की जरूरत होगी तो कोशिश की जाएगी कि 10 की 11 हो जाए, लेकिन 10 की 9 ना हो। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को और देखते हैं कि क्या चीजें समझनी है हमको। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो आप सब जानते होंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। अगर डेफिनेशन वाइज पूछा जाए आपसे ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, हालांकि डेफिनेशन आपसे कोई पूछने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में जानकारी तो आपको होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन वाइज यानी कि परिभाषा के रूप में पूछा जाए त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा शेप, कोई भी ऐसी आकृति जिसमें 3 साइड्स हों, 3 भुजाएं हों, उसको आप त्रिभुज कह देंगे, ट्रायंगल कह देंगे। ऐसा कुछ दिखता है, आप सभी को जानकारी होगी क्योंकि क्लास 9th में जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी आपने कुछ चीजें पढ़ी ही होंगी ट्रायंगल से रिलेटेड। तो 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, नाम आप कुछ रख सकते हैं A B और C। 3 भुजाएं हैं AB BC और CA। इन तीनों भुजाओं से आकृति ये जो दिख रही है, इसी आकृति को, इसी शेप को ट्रायंगल कहते हैं आप। ट्रायंगल की क्या विशेषताएं होती हैं? ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, परिभाषा ही बताती है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, AB BC CA नाम हो गए उनके। क्योंकि 3 भुजाएं हैं इसलिए 3 कोण भी होते हैं, एंगल्स। क्योंकि एंगल क्या होता है? 2 भुजाओं के बीच का कोण, 2 भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसी को आप एंगल कहते हैं। यहां पर 3 भुजाएं हैं तो 3 पेयर्स बनेंगे 2 के, 1 2 ये वाला कोण हो सकता है, फिर इन दोनों को लेंगे तो ये वाला एंगल हो सकता है, और इन दोनों को लेंगे तो ये वाला हो सकता है। तो क्योंकि त्रिभुज है इसलिए इसमें 3 भुजाएं हैं, और क्योंकि 3 भुजाएं हैं इसलिए इसमें 3 कोण भी होंगे, 3 एंगल्स भी होंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C।
ठीक। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर जो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हिंदी मीडियम की क्लास है। मैथमेटिक्स में क्लास के मीडियम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में जो थ्योरी होती है वो लिमिटेड वर्ड्स की होती है। वो एक दो तीन क्वेश्चंस की थ्योरी जो होगी वही पूरे चैप्टर में चलती है। तो उसमें होता क्या है कि जब मैं यहाँ पढ़ाता हूं तो स्क्रीन पर मैं एक ही लैंग्वेज में लिख सकता हूं, हिंदी में या इंग्लिश में, तो कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन जिस भी लैंग्वेज में मैं स्क्रीन पे यहाँ लिख रहा हूँ दूसरी लैंग्वेज में बोल जरूर रहा हूँ, ठीक है। अगर हिंदी में लिखा जाएगा तो इंग्लिश में बोल के बताया जाएगा कि जो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ वो आप इंग्लिश में कैसे लिखें, क्या लिखें। और अगर इंग्लिश में लिखूंगा तो उसको हिंदी में बोल के बताऊंगा कि अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो कैसे और क्या लिखें। बाकी जो सॉल्यूशन, जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन जितना होगा, जितना मैथमेटिकल पोर्शन होगा, वो उसका लैंग्वेज से कोई लेना देना है नहीं। आप ए बी को हिंदी में क्या लिखेंगे, ए बी ही रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। डिजिट्स जितने हैं वो सेम ही रहेंगे। तो मामला यहाँ पर ये बताने की जरूरत इसलिए थी कि मामला यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बिल्कुल नहीं रहेगा। स्क्रीन पे हिंदी में लिखा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो जो हिंदी में लिखा वो सारा सब कुछ इंग्लिश में आपको बताया जाएगा, ठीक। और क्योंकि आप 10th क्लास में है तो इतना ट्रांसलेट करने की कैपेसिटी आपके अंदर होगी कि 2-4 शब्दों को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बाकी जितना मैथमेटिकल टर्म है वो सारा का सारा आपको इंग्लिश में बताया जाएगा, और कोशिश की जाती है कि हेडिंग्स वगैरह में सारी चीजें आपको क्लियर कर भी दी जाए कि मैथमेटिकल टर्म्स जो हैं वो आपको बाइलिंगुअल मिल जाए, दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाए, ठीक। तो ये बात बतानी जरूरी थी, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि जब आप क्लास को क्लिक करते हैं और खोलते हैं, देखते हैं, तो पहला पेज आपने लिखा हुआ देखा, हिंदी में लिखा है, तो आप अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप स्किप कर देते हैं आप, या मतलब बाहर आ जाते हैं क्लास से कि नहीं ये हमारे लिए नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिक्स में मीडियम का कोई लेना देना नहीं है। हिंदी हो वाले आप हों या इंग्लिश वाले हों, दोनों के लिए बराबर इक्वली बेनिफिशियल हैं क्लासेस, ठीक। तो आइए, ट्रायंगल पर हम थे कि ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के विषय में बहुत सारी थ्योरम्स की पढ़ाई हमको करनी, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या होता है, मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होगी वो त्रिभुज कही जाएगी, ट्रायंगल कही जाएगी। ट्रायंगल की विशेषताओं की बात करेंगे तो 3 साइड्स होती हैं, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। और एक जो विशेषता है जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, 3 कोण तो होते हैं, लेकिन तीनों कोणों की विशेषता ये होती है कि अगर तीनों एंगल्स का सम ले लें आप, तीनों कोणों का अगर योग ले लें तो वो योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर आप जोड़ेंगे, उनका सम करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसके अलावा ट्रायंगल की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रायंगल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के टाइप्स भी, लेकिन टाइप्स आपको यहां नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपको यहां पर सिंपली ट्रायंगल के विषय में प्रमेय पढ़नी है। कौन से ट्रायंगल की प्रमेय पढ़नी है ऐसा कुछ नहीं। कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज से संबंधित प्रमेयों का अध्ययन आपको करना है, थ्योरम्स आपको पढ़नी है। त्रिभुजों के प्रकारों पे यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है। प्रकार का मतलब समबाहु, विषमबाहु, मतलब इक्विलेटरल, और क्या कहते हैं उसको, राइट एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, लेकिन उन चीजों पे आपको नहीं जाना है। यहां पर आपको जो पढ़ना है वो 2 चीजें पढ़नी है, 2 शब्दों से आपको अपना परिचय करना है। कौन से 2 वर्ड्स हैं जो जरूरी हैं आपके लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, अभी शुरुआत करने के लिए? त्रिभुज की जब आप बात कर रहे हैं तो त्रिभुज में, त्रिभुज हो या कोई भी आकृति हो, यहां पर हम इस चैप्टर में त्रिभुज की ही पढ़ाई करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिन 2 शब्दों की बात की जा रही है उनको आप कहीं पर भी उनके विषय में आपको बात करनी पड़ सकती है। एक वर्ड है आपका समरूप। एक वर्ड क्या है? एक वर्ड है आपका समरूप, और दूसरा है आपका सर्वांग सम। समरूप को इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर, और सर्वांग सम को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब होता है? समरूप का मतलब होता है, और समरूप का मतलब क्या, समरूप का मतलब अगर जानना है तो आप शब्द पे ही जाइए। समरूप का मतलब क्या है? सम का मतलब समान,
और रूप का मतलब उसका आकार आकृति जो भी है। तो अगर कोई दो आकृतियां ऐसी हों जो देखने में एक जैसी लग रही हों, कोई दो आकृतियां ऐसी हों, ध्यान से समझिएगा, कोई दो आकृतियां ऐसी हों जो देखने में एक जैसी लग रही हों, जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के बराबर हों, मतलब नाप जोख में वो बराबर हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ उनको देखने से उनका आकार एक जैसा लग रहा हो, ठीक, उनका डिजाइन एक जैसा लग रहा हो। अगर दो आकृतियां देखने में एक जैसी हों तो वो दोनों आकृतियां समरूप यानी कि सिमिलर कही जाएंगी। और अगर दो आकृतियां ऐसी हों जो देखने में भी एक जैसी लग रही हों और उनकी नापें भी बराबर हों, उनके डायमेंशंस भी बराबर हों, मतलब वो देखने में एक जैसी देखने में तो एक जैसी लग ही रही हैं, लेकिन साथ साथ में उनकी नाप पे जो है उनकी डायमेंशंस मतलब वो बनावट में भी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, तो ऐसी आकृतियों को सर्वांग सम कहा जाएगा। ठीक, देखिए फिगर से थोड़ा सा फर्क समझिएगा। जैसे एक ट्रायंगल सपोज ये बना है, एक ट्रायंगल ये बना है और एक ट्रायंगल दूसरा ये बना है। ये दोनों बराबर मैंने बनाए हैं, इस बात को आप समझिएगा, वो बन नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है। और एक ट्रायंगल ये बना है, नाम रख लीजिए 1 2 3। तो पहले और दूसरे में क्या विशेषता है? पहले और दूसरे, पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हैं और डायमेंशंस भी इनकी बराबर है। पहला और दूसरा ट्रायंगल जो है वो देखने में भी एक जैसे हैं और नाप में भी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी जितनी बड़ी ये भुजा है उतनी ही बड़ी ये साइड, जितनी बड़ी ये साइड उतनी ही बड़ी ये साइड, और जितनी बड़ी ये साइड उतनी ही बड़ी ये साइड। यानी इन दोनों ट्रायंगल्स की विशेषता ये है, स्पेशलिटी ये है कि दोनों ट्रायंगल दिखने में भी एक जैसे हैं और डायमेंशंस में, नापों में, मापों में भी एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में पहला और दूसरा ट्रायंगल जो होगा वो क्या कहा जाएगा? सर्वांग सम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सर्वांग सम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। ये जो बीच में सिंबल बना हुआ है ये सर्वांग समता का निशान है। दो बार इक्वल्स टू लगाएंगे और उसके ऊपर एक इस तरीके से एस बनाएंगे, तो पहला और दूसरा ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए। क्यों सर्वांग सम हो गए? क्योंकि देखने में भी एक जैसे हैं और नापें भी इनकी बराबर हैं। कहने का मतलब दो आकृतियां अगर एक दूसरे की आइडेंटिटी हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, मतलब एक की फोटोकॉपी अगर दूसरी हो, फोटोकॉपी का मतलब क्या है कि उनके आकार, आकृति, नाप, जो किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं, जो पहला है सेम टू सेम वही दूसरा है। तो अगर एक आकृति दूसरे की फोटोकॉपी है तो इसका मतलब वो दोनों आकृतियां आपस में सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहां पर अगर पहला और तीसरा एक साथ देखिए या दूसरा और तीसरा एक साथ देखिए, तो पहला और तीसरा भी देखने में एक जैसे हैं। देखने में एक जैसे मतलब क्या है? आकार इनका एक जैसा है, ऐसा है, मतलब ट्रायंगल ऐसा भी तो हो सकता था, ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता था, लेकिन इसका आकार एक जैसा नहीं है, इसका आकार एक जैसा है। ये मतलब कैसे आप समझ रहे हैं? ये लग रहा है कि अगर 3 को छोटा कर दिया जाए तो 1 के जैसा बन जाएगा, या अगर 1 को बढ़ा दिया जाए तो 3 बन जाएगा। तो देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन नापें अलग अलग हैं, इनकी डायमेंशंस अलग हैं। देखने में एक जैसे हैं लेकिन एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं है। फोटोकॉपी करेंगे तो छोटा ट्रायंगल मिलेगा, देखने में एक जैसे हैं लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है, डायमेंशंस इनके अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों क्या कहे जाएंगे? सिमिलर कहे जाएंगे, यानी कि समरूप कहे जाएंगे। तो 1 और 3 या 2 और 3 भी की भी वही कहानी है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे, ये समरूपता का निशान। ठीक, बात समझ में आई होगी, उम्मीद मैं कर रहा हूं इस बात की कि अगर दो आकृतियां एक दूसरे के समान दिख रही हो और डायमेंशंस में भी एक दूसरे के समान हो, नापों में भी एक दूसरे के समान हो, आकार, आकृति सब कुछ उनकी एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे की आइडेंटिकल पिक्चर्स हो, एक दूसरे की फोटोकॉपी हो, तो वो सर्वांग सम कही जाएंगी।
और अगर दो आकृतियां देखने में एक जैसी हैं लेकिन आकार अलग अलग हैं उनके, मतलब नापें उनकी अलग अलग हैं, तो वो समरूप कहे जाएंगे। ठीक, अब ये त्रिभुज मैंने बना के बताया। अब कुछ आकृतियों की यहाँ पर बात की गई है कि बिना चित्र बनाए, ऐसे ही बिना चित्र बनाए ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे आप बता देंगे कि वो समरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले समरूप बहुभुज की बात की गई। समरूप बहुभुज की बात की गई। समरूप बहुभुज में क्या कहा गया है कि दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब पॉलीगन जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, दो बहुभुज समरूप होंगे केवल और केवल कब। देखिए, बहुभुज से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है, बस यही स्टेटमेंट ही आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन एक आध नंबर में आ जाए, बाकी थ्योरम्स आपको बहुभुज पे नहीं करनी, प्रमेय जो है वो ट्रायंगल पे ही करनी। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पे आप ध्यान रखिए कि दो बहुभुज यानी कि पॉलीगन कब समरूप होंगे। तीन बातें होनी चाहिए उसके लिए। पहली बात, उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। जो दो बहुभुज हैं उसमें दोनों बहुभुजों में जो नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है, वो इक्वल होनी चाहिए। दूसरी, उनके संगत कोण समान होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो उनके होंगे, संगत कोण जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए। क्या संगत कोण होंगे वो भी ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, अर्थात वे सभी एक ही अनुपात में हों। और जो भी उनकी संगत भुजाएं होंगी, यानी पहले त्रिभुज की पहली बहुभुज की पहली भुजा और दूसरे बहुभुज की पहली भुजा, पहले की दूसरी भुजा, दूसरे की दूसरी, पहले की तीसरी, तीसरे की तीसरी, ये इनको संगत भुजाएं कहा जाता है। तो संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती हो, यानी कि उनका रेशियो सेम हो। अगर कोई बहुभुज है तो उनके समरूप होने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। इसी तरीके से त्रिभुजों के समरूप होने की कंडीशंस क्या होती हैं? उनके संगत कोण समानुपाती हो या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तो वो समरूप होंगे। उनकी या तो अगर उनके संगत कोण समानुपाती हो या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समान कोणिक त्रिभुज क्या कहे जाते हैं? समान कोणिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो वो इक्वल एंगल ट्रायंगल कहे जाएंगे, समान कोणिक कहे जाएंगे। इसमें ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। तो आगे अगली बात पे चलते हैं हम लोग। कुछ और स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं रिजल्ट के तौर पे कि दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। अब दो वृत्तों में कभी ये चॉइस नहीं हो सकती कि वो समरूप हो या ना हो, क्योंकि एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। कोई भी दूसरा वृत्त बना दीजिए, देखने में इससे अलग नहीं बन सकता है। वो साइज में बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन देखने में अलग नहीं बन सकता। देखने में अलग क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि वृत्त के कोई प्रकार ही नहीं होते हैं, वृत्त एक ही होता है। जैसे त्रिभुज में कई प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, राइट एंगल, इक्विलेटरल, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। लेकिन वृत्त ही होता है, एक ही होता है। सर्कल एक ही होता है, सर्कल के कोई टाइप्स तो होते नहीं। तो इसीलिए सर्कल आप एक बनाया, फिर दूसरा जब सर्कल बनाएंगे तो देखने में वो ऐसा ही होगा, बड़ा छोटा हो, इस बात से मतलब ये हो सकता है, लेकिन शेप तो नहीं उसका चेंज हो सकता है ना। तो इसीलिए क्योंकि शेप चेंज नहीं हो सकता, इसलिए दुनिया के कोई भी दो सर्कल हो, शेप उनका सेम ही होगा, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। क्योंकि शेप उनका हमेशा सेम होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। और अगर इनका साइज भी सेम हो जाए तो सर्वांग सम हो जाएंगे। इसी तरीके से दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। एक वर्ग जैसे आपने बनाया, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो वर्ग के क्या कोई प्रकार होते हैं? वर्ग तो एक ही होता है। ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हो, चारों बराबर हो, चारों एंगल 90 डिग्री के हो, तो ये वर्ग ही रहेगा। तो वर्ग अगर बनेगा तो दूसरा वर्ग भी जो बनेगा, दुनिया का कोई भी दूसरा स्क्वायर हो, वो देखने में ऐसा ही होगा, साइज में बड़ा छोटा हो सकता है बस। क्योंकि देखने में कोई फर्क नहीं होगा, इसीलिए वो दोनों हमेशा क्या होंगे? दो वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। इसी तरीके से दो समबाहु त्रिभुज, अगर कोई ऐसे ट्रायंगल हैं जिनकी भुजाएं बराबर हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, इसकी भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसकी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये समबाहु अपने आप में, ये समबाहु अपने आप में। अगर दो समबाहु हैं तो ये समबाहु त्रिभुज भी दोनों हमेशा क्या होंगे? समरूप ही होंगे, क्योंकि इनका भी शेप साइज बदल सकता है लेकिन इनका शेप नहीं बदलेगा, देखने में हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ। तो दो समबाहु त्रिभुज भी सदैव समरूप होते हैं। और वही ये बात जो अभी तक आप बार बार सुनते चले आए हैं, अभी मैंने कई बार कह चुका हूं ये बात कि दो आकृतियां सर्वांग सम कब होंगी? यदि और केवल यदि उनके आकार और माप दोनों समान हो।
देखने में भी एक जैसे हों और लंबाई चौड़ाई जो भी उनका डायमेंशन है वो भी एक जैसा हो, तो सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है। फिर दो रेखाखंड सदैव समरूप होते हैं परंतु आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांग सम हो। बात सही है। रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है। तो लाइन सेगमेंट मतलब कोई भी लाइन, दो लाइंस खींचे आपस में आप, तो वो देखने में तो एक जैसी ही होंगी हमेशा, लेकिन लंबाई उनकी जरूरी नहीं कि सेम हो। देखने में एक जैसी है यानी कि समरूप तो है, लेकिन लंबाई जरूरी नहीं है कि एक जैसी हो, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है। तो इसका मतलब सर्वांग सम हो भी सकते हैं, और अगर लंबाई बड़ी छोटी है तो सर्वांग सम नहीं भी हो सकते हैं। तो वही कहा गया, दो रेखाखंड सदैव समरूप तो होते हैं, देखने में तो हमेशा एक जैसे होंगे, समरूप तो होंगे, परंतु आवश्यक नहीं है कि सर्वांग सम हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इनकी लंबाई बराबर हो, और लंबाई बराबर होना अगर जरूरी नहीं है तो फिर सर्वांग सम होना भी जरूरी नहीं, फिर कोई जरूरी नहीं सर्वांग सम हो। और लास्ट पॉइंट है, दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं परंतु दो वृत्त सर्वांग सम तभी होते हैं जब उनकी त्रिज्या बराबर होती है। ठीक बात है, दो वृत्त हैं, समरूप हमेशा होंगे, देखने में हमेशा एक जैसे होंगे, लेकिन सर्वांग सम कब होंगे? सर्वांग सम तब होंगे जब एक दूसरे के बराबर होंगे, और बराबर कब होंगे? जब इन दोनों की रेडियस बराबर होगी। भाई इसको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर खींचा गया, तो इसको भी अगर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ही खींचा जाए, रेडियस लेकर खींचा जाए, तभी तो बराबर बनेंगे। तो दो वृत्त समरूप हमेशा होंगे, सिमिलर हमेशा होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके जरूरी है, सर्वांग सम होने के लिए जरूरी है कि उनकी रेडियस, उनकी त्रिज्या आपस में बराबर हो, इक्वल हो। ठीक, ये चीजें हैं, ये बातें हैं जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, रिजल्ट के तौर पे आपको इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये सारे तो ऐसे ही रिजल्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अब आप चलेंगे प्योर ज्योमेट्री पे अपने। प्योर ज्योमेट्री का मतलब है अब हम शुरुआत करेंगे थ्योरम्स की, प्रमेयों की। ठीक, और यहां से कहानी जो शुरू होगी आपकी वो बहुत अलग कहानी चलने वाली है, स्पेशल विशेष कहानी चलने वाली है, विशेष चीजें आप पढ़ेंगे, तो इसको विशेष तौर पर भी पढ़िएगा, थोड़ा सा स्पेशल होकर ही पढ़िएगा, तभी पढ़ने में इसको मजा आएगा। ठीक है, चलिए पहली थ्योरम है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर हम इसको प्रूव करेंगे। पहली थ्योरम है, कहा गया है इसमें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at different points, then these other two sides are divided in the same ratio. ये चीज आपको प्रूफ करनी। अब क्या चीज प्रूफ करनी है, यही मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपसे कहा था कि केवल एक स्टेटमेंट दिया होगा, कोई डिजिट्स कुछ नहीं, कोई वैल्यूज नहीं दे रखी होंगी, वहां से आपको चीजें सारी निकालनी इस स्टेटमेंट से। तो ये ध्यान रखिए कि थ्योरम्स वो चीज हैं जिसमें आप इस स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक एक शब्द आपको कायदे से पढ़ना है और उस एक एक शब्द को आपको फिगर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको ठीक से पढ़कर, ठीक से समझकर और इस लैंग्वेज को बेस बनाकर एक फिगर बनाना है आपको। जो जो ये कहता चला जा रहा है वो आप चित्र में बनाइएगा, और जब चित्र में बन जाएगा तब हम उस चित्र को देखकर सबसे पहले दो बातें पता लगाएंगे कि इस जो चित्र हमने अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर तैयार किया है, उस चित्र में हमको क्या क्या इस स्टेटमेंट में दिया गया है, पहले ये पता लगाएंगे और उसको लिखेंगे। उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे जो हमने चित्र बनाया है, इस चित्र में से हमको क्या प्रूव करना है, जो कि स्टेटमेंट में कह रहा है। जो प्रूव करना है वो भी आपको फिगर से निकालना है कि ये चीज हमको सिद्ध करनी है,
और जो सिद्ध करने वाली बात आप निकाल के लाएं उसको भी आप लिखेंगे। उसके बाद हमको सोचना है कि ये दिया है और ये प्रूव करना है। तो जो दे रखा है उससे जो सिद्ध करना है उस पर जाने के लिए हमें क्या इस फिगर में कुछ और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर दें, थोड़ी रचना कर दें कि यहां से ये डाल दें, यहां से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये ट्रायंगल, मतलब ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। और ये सोचने के लिए आप जब 2-4 बार एक थ्योरम को करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आप सीख जाएंगे। ठीक, ऐसा मत समझिएगा कि पहली थ्योरम में मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो आपको लगे कि मतलब मैं कैसे सोचूंगा ये। लेकिन आप ऐसे सोचेंगे कि जब आप 2-4 बार थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आप सोचने का तरीका डेवलप हो जाएगा। स्किप करके भाग जाएंगे तब फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। फिगर बनाने के बाद उसमें से हम 2 बातें निकालेंगे। पहला, प्रूव क्या करना है, और दूसरा हमको दिया क्या है। जो दिया है वो अलग लिख लेंगे, जो प्रूव क्या करना है वो उसको उसके नीचे लिख लेंगे। ये भी सॉल्यूशन के ही 2 स्टेप्स हैं। और उसके बाद जो प्रूव करना है उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर स्टेप पर आपको थोड़ा सा अवेयर करता रहूं, जागरूक करता रहूं कि किस तरीके से आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहा गया यदि, देखिए ये फिगर यहाँ पे जो बना हुआ है ये इसी क्वेश्चन का फिगर है, सही बना हुआ है, लेकिन इस पर आप अभी ध्यान मत दीजिएगा। इसी फिगर को हम लोग बनाएंगे एक बार, इधर हम लोग बनाकर देखेंगे। आप जब समझ जाएंगे फिर मैं उसको साफ कर दूंगा और उस फिगर को यूज कर लूंगा। ठीक, क्या कहा गया है, कहा गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, सबसे पहली बात क्या आपको मिली, यदि किसी त्रिभुज, एक ट्रायंगल है तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। देखिएगा ये एक ट्रायंगल बन गया। नाम रख लीजिए कुछ, ए बी सी। ठीक, आगे बढ़ी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, पैरेलल टू वन साइड, इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची गई। पूरी इस लाइन का मतलब यह है कि इस ट्रायंगल में एक लाइन खींची गई है जिस लाइन की स्पेशलिटीज 2 दे रखी हैं। पहली बात, वो लाइन इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर है, किसी एक साइड के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल हमको खींचनी तो हम उसी के पैरेलल खींचे जो हमको हॉरिजॉन्टल दिख रही हो, तो बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। और जो रेखा आप खींच रहे हैं वो अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक भुजा को एक बिंदु पर मिलती है और दूसरी भुजा को किसी दूसरे पॉइंट पर मिलती है। तो क्या करेंगे, बीसी जो आपकी भुजा है इसके समांतर पैरेलल टू बीसी एक लाइन खींच लीजिए जो AB को किसी पॉइंट पर मिलेगी और AC को किसी पॉइंट पर मिलेगी। तो ये पॉइंट आप मान लीजिए D और E। बात समझ गए? एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल की किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा हमने खींच ली और वो भुजा कैसी है, AB और AC को 2 अलग अलग बिंदुओं पर मिलती है, तो उनके नाम हमने D और E रख लिए। प्रूव करना है तो ये अन्य 2 भुजाएं, ये जो अन्य 2 भुजाएं हैं AB और AC, जिसके समांतर खींचेगी उसको छोड़कर अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। अब देखिए AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है, जब आपने एक नई लाइन DE खींची तो DE का बिंदु D जो है, पॉइंट D जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई D ने AB को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक AD और एक DB। इसी तरीके से ये नई लाइन DE जो है ये AC को भी तो 2 हिस्सों में बांट रही है, AE और EC, ये AE और EC। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों भुजाएं जो हैं ये सेम रेशियो में, एक ही अनुपात में विभाजित हो रही हैं। यानी AB का जो विभाजन है, D ने AB को जिस रेशियो में विभाजित किया है, E उसी रेशियो में AC को भी विभाजित करेगा, ये आपको प्रूव करना है। दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो रही हैं। इस बात का मतलब क्या है कि दोनों भुजाओं के D और E के द्वारा दोनों भुजाओं का जो विभाजन है वो सेम रेशियो में है। तो D के द्वारा जो विभाजन है वो क्या है, AD
अपॉन BD, AD और BD, AB जो है वो AD और BD में बट रहा है या DB में बट रहा है, और AC किस में बट रहा है, AE और EC में बट रहा है, AE और EC में बट रहा है। प्रूफ क्या करना है हमको, हमको प्रूफ करना है कि AB और AC समान अनुपात में विभाजित होते हैं, तो यानी AB और DB का अनुपात AE और AC EC के अनुपात के बराबर है, यही तो प्रूफ करना है। बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, उसके बाद हम लोग प्रूफ पे चलेंगे। एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, इस ट्रायंगल ABC की किसी एक भुजा के समांतर एक नई भुजा आप खींचिए, तो BC के समांतर हमने एक भुजा DE खींच दी। कहा गया है जो किसी एक भुजा के समांतर जो दूसरी भुजा खींच रहे हैं, वो शेष दो भुजाओं को, जो बच गई दोनों भुजाएं त्रिभुज की, उनको अलग अलग बिंदुओं पर मिल रहे हैं। तो जो भुजा जो DE लाइन हमने खींची, उसमें हमने देखा कि D पर AB को मिल रहा है और AC को E पर ये लाइन मिल रही है। सिद्ध करना है कि ये शेष दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं, सेम रेशियो में इनका डिवीजन हो रहा है। इसका मतलब D के द्वारा AB का डिवीजन का जो रेशियो है, वही रेशियो E के द्वारा AC के डिवीजन का होना चाहिए। D के द्वारा जो डिवीजन है वो AD और DB के रूप में है, इसलिए AD और DB का रेशियो आप लीजिए, और E के द्वारा AC का जो डिवीजन है वो AE और EC के पार्ट्स में है, तो AE और EC का रेशियो लीजिए। प्रूव ये करना है कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर है, यानी दोनों रेशियो सेम है, इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, ये इस स्टेटमेंट से इतनी कहानी निकल के आती है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रचना करेंगे। इसमें क्या रचना करेंगे, D से, और ये आपको सोचना ही पड़ेगा, लेकिन अब सोचने का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। जैसे ये थ्योरम जो है, इसका नाम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय है, या सबसे फेमस नाम जो इसका है वो थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय थेल्स की थ्योरम है। तो अब ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा, तो जब आप थेल्स की प्रमेय करेंगे तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर एक बार आपने थेल्स की प्रमेय जो मैंने आपको यहाँ पर करवाई, उसको आपने सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो बस वही आपको करना है बार बार। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पर खुद आप क्लास में आपके सामने किया जाएगा, ताकि आपके लिए कोई ज्यादा चीजें ना छूटने पाए, आपके लिए केवल प्रैक्टिस छोड़ी जाएगी बस। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डी से सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ई से भी सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, और उसके अलावा एक काम और करेंगे, बीई को मिला देंगे और सीडी को भी मिला देंगे। बीई को मिलाएंगे, सीडी को मिलाएंगे। अब ये जो लंब डाले हैं और ये जो रेखाओं को आपने मिलाया है, इनका क्या यूज है, इनको यूज करते हुए कैसे हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे, वो अब हम लोग देखेंगे। इस फिगर को सिर्फ आप ध्यान से देख लीजिए और इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। दोनों में अगर कोई फर्क नहीं दिख रहा है तो फिर मैं उसको साफ कर दूंगा और इसको यूज करूंगा, क्योंकि ये वाला स्पेस जो है वो आपका लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, देखिए वही है, ए बी सी ट्रायंगल है, डीई एक लाइन है, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया डीएम, इसका नाम डीएम रख दिया, इसका एम हो गया और इसका एन हो गया। ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ईएल। ठीक, बीई को मिलाया गया और सीडी को मिलाया गया, सारी चीजें वही हैं। तो अब इस फिगर को हम लोग यूज करेंगे और इसको हम लोग साफ करेंगे और यहां पे अपनी थ्योरम का प्रूव किया जाएगा। अब ये सब भी हम लोग क्लियर कर दें, साफ सुथरा पेज अपना बना लीजिए, फिर चलते हैं आगे। इसको भी साफ कर लीजिए। थोड़ा सा डार्क कर लिया जाए। नाम तो क्लियर है।
परपेंडिकुलर्स का कलर चेंज कर लेंगे हम लोग ताकि ये हाईलाइट हो जाए। और इन लाइंस का भी कलर चेंज कर लिया जाए। ये आपका फिगर हो गया। चलिए आइए, तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या सबसे पहले लिखते हैं। अब सॉल्यूशन नहीं लिखना है, यहाँ पे अलग अलग हेडिंग्स होंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, क्या दिया है। दिया यानी ज्ञात है। जो इंग्लिश में जिनको करना है वो लिखेंगे गिवन। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि ज्ञात है को क्या लिखेंगे, मतलब आप अपने प्रूफ में क्या लिखेंगे, क्या लैंग्वेज यूज करेंगे। उसके बाद जो चीजें सेम होंगी उनको फिर आप बार बार अपने आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। मैं किसी एक लैंग्वेज को यूज करूंगा, ठीक। जो नई चीजें आएंगी उनको बता दूंगा। तो गिवन सबसे पहले दिया है में क्या लिखेंगे, क्या दिया है हमको। हमको दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसमें बीसी के समांतर एक भुजा डी खींची गई है। बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया, और सब हमको करना है। तो लिखेंगे एक त्रिभुज एबीसी है। अब देखिए, करने को मैं इसका सीधे प्रूफ भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए नंबर आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन आता था, आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है और उसके बावजूद आपको आपके नंबर कट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको आता है और आपने उसको एग्जाम में लगाया है तो फिर अगर 5 नंबर का सवाल है तो आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिलने चाहिए। और ये कब मिलते हैं, जब आप सोल्यूशन ऐसा दें कि एग्जामिनर आपके नंबर काटने का उसका मन ही ना हो। उसका मन हो कि अगर उसके पास अथॉरिटी होती तो आपको 1 नंबर ज्यादा दे देता, पूर्णांक से 5 में 6 नंबर दे देता। ऐसा सोल्यूशन आपको करना चाहिए। तो ऐसे सोल्यूशन में क्या होता है कि आपको कोई कमी नहीं छोड़नी, कोई स्टेप शॉर्ट नहीं करने, क्योंकि किसी चीज की जल्दी नहीं करनी है। सवाल को जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, कम लिखकर जल्दी सॉल्व नहीं करना है। तो क्या करेंगे, ज्ञात है में गिवन में एक त्रिभुज एबीसी है तथा डीई समांतर बीसी है। यही तो हमको इतना पता है। एक ट्रायंगल एबीसी में एक रेखा डीई जो है वो बीसी के समांतर खींची गई है, ठीक। ये हमको इतना ज्ञात है। दूसरा क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ऑर्डर सेम रहेगा, हेडिंग्स का ध्यान रखिएगा। सिद्ध करना है मतलब टू प्रूव या रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये आप लिखेंगे टू प्रूव। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि ए बी और ए सी सेम रेशियो में होंगे। सेम रेशियो का होने का मतलब क्या है, ए बी को जब डी ने डिवाइड किया तो ए बी के 2 हिस्से हो गए। जो 2 हिस्से हुए हैं उन दोनों का रेशियो, और ए सी के जो 2 हिस्से ई ने किए हैं उन दोनों का रेशियो सेम होगा। तो डी के द्वारा ए बी के किए गए 2 भाग कौन कौन से हैं, एक ए डी और दूसरा डी बी। तो यानी आपको प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी बराबर किसके होगा, ए अपॉन ए सी के। ये आपको प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है वो हमने लिख लिया। अब जो दे रखा है और जो प्रूव करना है, उनसे दिए हुए से प्रूव करने तक
की यात्रा तय करने के लिए, ये पूरा सोल्यूशन करने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए अगर आपने कोई रचना की है, चित्र में कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से किया है काम, तो वो लिखिए, जिसको आप रचना हेडिंग में डालेंगे। देखिए मैं पहली थ्योरम है इसलिए मैं बहुत बिल्कुल पूरी विधिवत बता रहा हूं, चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन उसके बाद इस पैटर्न को आप पकड़ लीजिएगा। उसके बाद जो थ्योरम्स होंगी उनमें मैं समझाऊंगा सारी चीजें, लेकिन करूंगा सीधे पूरा प्रूफ। ठीक, प्रूफ मैं आपको सारे समझाऊंगा, लेकिन ये पूरी कहानी फिर आप लिखा करिएगा, या लिखूंगा तो जल्दी लिख के फिर साफ कर दूंगा। तो अगला क्या है, उपपत्ति नहीं, रचना, सॉरी, अभी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन, रचना में क्या करेंगे आप, हमने क्या किया, बीई और सीडी को मिलाया है। रचना में दो बातें आपने की, तो पॉइंट वाइज लिखिएगा। बीई तथा सीडी को मिलाया, और दूसरा काम क्या किया है आपने, दूसरा काम क्या किया है, एई पर एक लंब डाला है डीएम, और एडी पर एक लंब डाला है क्या नाम उसका, ईएल। एसी पर लंब आप कहेंगे और एबी पर लंब कहेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, डीएम लंब एसी, डीएम लंब एसी पर है, तथा ईएल लंब एबी। खींचा, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसी तरीके से आप इसको लिखिएगा। ज्ञात करना है लिख लिया, सिद्ध करना है लिख लिया, रचना हमने लिख ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपनी सीधे उपपत्ति पर, प्रूफ पे। ठीक है, अगली हेडिंग क्या रहेगी, उपपत्ति यानी कि प्रूफ। क्या करेंगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लंब हमने डाले हैं, ये लंब क्यों डाले हैं इस बात को आप समझिए। लंब हमने इसलिए डाले हैं ताकि हम ट्रायंगल एडीई का एरिया निकाल सकें, और इस एरिया का कैसे यूज करेंगे वो भी आप बाद में आगे चलकर देखेंगे। सबसे पहले हम, आप इतनी बात समझिए कि लंब हमने डाले हैं इसीलिए हैं ताकि हम ऊपर जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका क्षेत्रफल निकाल सकें, एरिया निकाल सकें। तो देखिए ट्रायंगल एडीई का अगर आप क्षेत्रफल निकालिए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल एडीई का क्षेत्रफल अगर किसी भी त्रिभुज में लंब दे रखा है आपको, ऐसे समझिए आप, मैं इधर बना रहा हूं, जैसे एक ट्रायंगल मान लीजिए सपोज ये है ए बी सी, और इसमें ए के परपेंडिकुलर डाल दिया गया ए एम। अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब ट्रायंगल में जो भी परपेंडिकुलर पड़ा है वही उस त्रिभुज की ऊंचाई कही जाती है, वो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो जो भी परपेंडिकुलर है वही उसकी हाइट कही जाती है। तो यानी हाइट इसकी क्या हो जाएगी, हाइट तो हो जाएगी एम, एम। और बेस क्या होता है, बेस वो होता है कि परपेंडिकुलर जिस भुजा जिस साइड पर डाला गया है वो बेस की तरीके से लिया जाएगा। तो यहां पर एम जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी साइड पे डाला गया है, बीसी पर, तो बेस क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक, यही काम आपको यहां करना है।
त्रिभुज क्या है ए डी ई, इसका हमको एरिया निकालना है, तो किसी एक परपेंडिकुलर को यूज करके निकालिए, दूसरे को दोबारा में यूज करेंगे। तो मान लीजिए हम EL को यूज कर रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू हाइट क्या है EL, लंब हम EL यूज कर रहे हैं, तो हाइट तो EL हो गई। और बेस क्या होगा, मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर जिस साइड पर डाला गया होगा, तो परपेंडिकुलर EL जो है वो कौन सी साइड पे डाला गया AD पर, तो बेस क्या हो जाएगा AD। बात समझ में आई। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, आधार AD है और लंब EL है, ये आपका ADE का एरिया आ गया। ठीक, अब अगली बात, इसी जगह पर आप नीचे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए BDE का, BDE का त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लीजिए। BDE का क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखिए एक चीज और देखिए, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल कुछ ऐसा है, और इसका एरिया आपको निकालना है और इसको बेस बनाना है। ये आपका हो गया E, ये आपका हो गया D, ED और ये B, तो ये BDE ट्रायंगल हमने बाहर निकाले। इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है और परपेंडिकुलर आपको E से ड्रॉ करना है। कहां से ड्रॉ करना है, E से। तो ऐसा कोई त्रिभुज अगर होता है जिसमें परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करें और वो बाहर चला जाए त्रिभुज के, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती। आप अपने आधार को आगे बढ़ा दीजिए और आधार को आगे बढ़ाकर आधार आप अपना BD जो है वही यूज करेंगे और उस बढ़े हुए आधार पे जो आपने लंब डाला है वो उस त्रिभुज की ऊंचाई के रूप में आप यूज कर लेंगे। ठीक, तो आधार आपका क्या रहेगा BC और आधार के बढ़े हुए भाग पर लंब डाला गया है, तो लंब क्या हो जाएगा EL। तो यहां पर देखिए, अगर त्रिभुज BDE को देखिए, कौन सा ट्रायंगल BDE, अगर बिल्कुल ऐसा ही बनाए आप बाहर, अगर बाहर निकाल के बनाना चाहें तो ऐसा है, ये E है, ये D है और ये B है, और यहां से ये परपेंडिकुलर EL डाला गया। तो अगर आप BD इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप निकालना चाहते हो, तो EL जो लंब डाला गया है, लंब तो EL यूज करेंगे और आधार क्या यूज करेंगे, आप देखेंगे कि EL लंब जो है वो त्रिभुज की कौन सी भुजा पे है। EL अगर किसी भुजा पे नहीं दिख रहा है तो किसी एक भुजा को आप आगे बढ़ाकर देखिए, अगर किसी भुजा के बढ़े हुए भाग पर EL है तो बस वही जो भुजा आगे बढ़ाई गई है वही आप बेस के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज BDE का जब एरिया लेंगे तो कैसे लिखेंगे 1/2 इंटू आधार गुणे लंब, लंब कितना है EL, और EL किस पर डाला गया है BD के बढ़े हुए भाग पर, यानी आधार क्या हो जाएगा BD। तो BD कहिए या DB कहिए एक ही बात है, DB कहिए ज्यादा सही रहेगा, क्रम वो बना रहेगा। तो ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, इसका एरिया लेने के बाद आप जो है दोनों क्षेत्रफलों का रेशियो ले लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। या ऐसे ही लिख लीजिए, छोड़िए समीकरण लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ADE, अच्छा बार बार ये इतने का क्षेत्रफल ही अगर ना लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिखते हैं, एरिया ऑफ मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी डी ई इज इक्वल टू, देखिए 1/2, पहले की वैल्यू रख लीजिए क्या है, ए डी इंटू ई एल, दूसरे की वैल्यू लिख लीजिए 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एल, ई एल से ई एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एल से ई एल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनको इक्वेशन मत बनाइए, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एडीई और बीडीई के जो एरिया का रेशियो आ गया वो एडी और डीबी के बराबर आ गया, ठीक। ये हमने कौन सा परपेंडिकुलर यूज किया, ईएल। अब इसी तरीके से डीएम को यूज करेंगे, डीएम को यूज करेंगे तब क्या करेंगे, डीएम को यूज करेंगे तब भी हम एडीई का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन साथ में कौन सा त्रिभुज लेंगे, डीएम देखिए कहां डाला गया, डीएम जो है वो सीई की बढ़ी हुई भुजा पर डाला गया है, तो हम वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें सीई मिल जाए, और सीई किस में मिलेगा, सीई या डीई कुछ भी कहें। तो इस बार हम एडीई का क्षेत्रफल लेंगे और डीईसी का क्षेत्रफल लेंगे और देखेंगे कितना आएगा। अब इधर वाला आपने लिख लिया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अरे अब क्या करेंगे, त्रिभुज एडीई का पुनः त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार, इस बार हम परपेंडिकुलर डीएम ले रहे हैं तो डीएम किस पे डाला गया, एई पे डाला गया है, तो एई आधार हो जाएगा, तो एई इंटू डीएम। एक बात, तथा दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा, ये ट्रायंगल ले लीजिए डीईसी, कितना होगा 1/2 इंटू लंब कितना होगा डीईसी के लिए, डीईसी के लिए लंब कितना होगा, आगे बढ़ाएंगे जब तो सीई की बढ़ी हुई भुजा पर डीएम लंब है तो डीएम लंब हो जाएगा, और कौन सी भुजा को बढ़ाने पर लंब परपेंडिकुलर डीएम मिल रहा है, सीई को, तो सीई लिखिए या ईसी लिख लीजिए, दोनों एरियाज आ गए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एई इंटू डीएम अपॉन 1/2 ईसी इंटू डीएम। कैंसिल कर दिए 1/2 से ये और डीएम से डीएम, ये कितना आ गया, एई अपॉन ईसी, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। एडीई और डीईसी का रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। अब एक बात समझिए, अब एक चीज आप जरा देखिए,
जो समझनी है आपको उस बात को आप ये समझिए कि यहां पर देखिए जरा, DE और BC दो समांतर रेखाएं हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, और ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC, इनकी खास बात क्या है, ये दोनों, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो बेस है वो कॉमन है, मतलब एक भुजा कॉमन है। मतलब BDE की बात करें तो उसमें DE भुजा है, और DEC की बात करें तो उसमें भी DE भुजा है। यानी दोनों त्रिभुज का अगर इसको बेस मान लें तो दोनों त्रिभुजों के लिए बेस सेम है, आधार समान है, और दोनों त्रिभुजों की रेंज जो है वो इस आधार से इस BC के बीच में है, और DE और BC एक दूसरे के समांतर है। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी क्लास 9th या मतलब 9th वगैरह लास्ट क्लासेस में ही पढ़ी होगी कि दो समांतर रेखाओं के बीच में समान आधार पर अगर दो ट्रायंगल्स बनाए जाएं तो उनका एरिया हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है। इस बात को अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। दो पैरेलल लाइंस हों, दो समांतर रेखाएं हों, उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल्स इस तरीके से बने हों कि उन ट्रायंगल्स का बेस सेम हो। दोनों समांतर रेखाओं में से किसी एक समांतर रेखा को बेस मानकर दो ट्रायंगल्स उन दोनों रेखाओं के बीच में अगर बनाए जाएं तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहां पर DE और BC समांतर रेखाएं हैं और DE को आधार मानकर दो त्रिभुज बनाए गए हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच में समान आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ गए? एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल। ठीक, इस बात को आप समझेंगे। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, DE और BC के बीच, DE और BC समांतर हैं, इनके बीच में BDE त्रिभुज बना है और DEC त्रिभुज बना है, दोनों का बेस सेम है, तो इनका मतलब दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। यानी BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहां देखिए BDE का क्षेत्रफल ये है और DEC का क्षेत्रफल ये है। ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तो इनकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में आप यूज कर लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं साफ कर रहा हूं यहां पे। लिखेंगे क्योंकि DE समांतर है BC के, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये रेशियो जो था वो AD/DB के बराबर आया था। या इसको अलग लिख दिया जाए, इसको इधर लिख दिया जाए, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD/DB।
dB, ये समीकरण 1 था आपका, इसको आप साफ कर दीजिए, इसको आप लिखा नहीं दिए उधर, जब यूज करना होगा यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर वैल्यू आप कहाँ यूज करेंगे, समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। इसलिए समीकरण 2 क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है, DE की C की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, BD। DEC की जगह पे हमने, यहाँ DEC है, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, BDE, और बराबर में क्या है, AE अपॉन EC। समीकरण 3 बन गया। अब देखिए जरा, समीकरण नंबर 1 जो आपने पहले बनाया था और समीकरण नंबर 3 जो नया आया है, दोनों के देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहाँ पर भी ट्रायंगल और यहाँ पर भी ट्रायंगल, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होंगे, तो यानी AD अपॉन DB जो होगा वो AE अपॉन EC के बराबर होगा, समीकरण 1 और समीकरण 3 का इस्तेमाल करते हुए। तो क्या लिखेंगे, 1 तथा 3 से क्या स्पष्ट है, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, बस यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपकी पहली थ्योरम प्रूव हुई जिसका नाम है थेल्स की प्रमेय। ठीक, इसको आप नोट करिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ने का या इसका कोई अल्टरनेट दूसरा रास्ता ढूंढने का। नोट आपको तैयार तो ये करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सवालों में खूब यूज होती है। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई प्रमेय आप प्रूव करेंगे तो प्रमेय का प्रूफ जो आपका आएगा रिजल्ट, ये आपके लिए फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे वाले क्वेश्चन होंगे उनमें ये फॉर्मूले के तरीके से यूज किया जाएगा। ठीक, तो इसको नोट करिए। चलिए इस क्लास को आप नोट कर, ये चीजें नोट कर लीजिए, और इस क्लास को हम लोग अब यहीं पर रोके हैं, काफी बड़ी क्लास हो गई है वैसे भी, और बड़ी बड़ी क्लासेस ही अब इसमें होंगे कि इसमें टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। तो जो चीज आज बताई इसको आप इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और हम लोग जो और बाकी की थ्योरम्स हैं, अभी तो एक ही थ्योरम हुई है, नई थ्योरम्स के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और आप सभी प्यारे बच्चों को अगली क्लास तक के लिए जय हिंद।